हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो हम एम लक्ष्मीकांत जो कि इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट डिस्कस करें, यानी कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत की बुक क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस करें जो कि एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 8वां है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इससे पहले ऑलरेडी हमने एक चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अब आज हम चैप्टर 53 डिस्कस करेंगे, यानी कि 52 जो था हमारा, हमने 4 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर में डिस्कस किया था नीति आयोग के बारे में। उसी तरीके से चैप्टर 53 भी हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, जो कि हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसी में हम चैप्टर 54 भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही डिफरेंसेस रहते हैं स्टेट और सेंट्रल के बीच में। नेशनल की बात कर रहे हैं तो हम ये सेंट्रल लेवल पे डिस्कस करेंगे, स्टेट पे भी, फिर स्टेट लेवल पे हम जो राज्य स्तर पे होते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस क्या है, उसके कंपोजिशंस के बारे में, उसके क्या फंक्शन है, उसके पावर के बारे में, वेरियस इंटेंटिव्स जो कि अंडरटेक है किसके द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के द्वारा। किस कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जाते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के द्वारा, और टूवर्ड्स जो इफेक्टिव फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। और मैंने भी जैसे बताया कि स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा पार्ट 7 था एम लक्ष्मीकांत का, वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, जैसे कि हम देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है जो जिसके प्रोविंस हमें ऑलरेडी किसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन के डिस्कस करने के बाद हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में डिस्कस किया था। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे डिस्कस किया था, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हमारी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। अब देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नीति आयोग हमने डिस्कस कर लिया है, नेशनल ह्यूमन राइट डिस्कशंस हमारा चल रहा है, और इसी में हम स्टेट भी कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारे नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हम एक में ही डिस्कस कर लेंगे। वो सारे लेक्चर जो टॉपिक होंगे हमारे लेक्चर बाय लेक्चर चलते जाएंगे। उसके बाद हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सारे के सारे हमारी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का पार्ट जो 9 है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटिकल डायमेंशंस आपको डायनामिक्स देखने को मिलेगा। फिर पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, जो कि है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो टोटल एम लक्ष्मीकांत की जो 7th एडिशन है, जो 6th एडिशन है, अभी 7th एडिशन है मार्केट में। तो आप अगर आपके पास 6th एडिशन है तो आपको 7th एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े से जो चैप्टर अप डाउन है तो आप उसको गूगल से भी आपको नोट्स उस पे मिल जाएंगे, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल 11 पार्ट है। अभी हमारा 9वां पार्ट चल रहा है, अभी हमारा 8वां पार्ट चल रहा है। तो जल्दी ही आपका एम लक्ष्मीकांत की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो कि था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, सेकंड पार्ट था सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड पार्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट, फोर्थ पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट,
फिफ्थ पार्ट है लोकल गवर्नमेंट, सिक्स्थ पार्ट है यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, सेवंथ पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज की वीडियो में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, और दूसरा हम इसके कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम NHRC के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके कंपोजिशंस यानी कि जो इसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं, अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं, उसके द्वारा हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इनका जो टर्म होता है उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं NHRC। यहाँ पे देखिए NHRC का मतलब आप समझ चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वैधानिक निकाय आपको देखने को मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि बाकायदा लॉ पास करके बनाया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई यानी कि जो स्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिल जाएगा स्टैब्लिश, तो ये किसके लिए की गई है कि जो ह्यूमन राइट है हमारे देश के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए इसकी स्टैब्लिश की गई है। साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रिव्यू करने का काम करता है और एड्रेस करने का काम करता है जो भी ह्यूमन राइट कमीशन का जब वायलेंस होता है। तो फिर ये रिकमेंडेट भी करता है कि किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोशंस कर सकते हैं ह्यूमन राइट के बारे में। तो इस बेसिस पे क्या है, आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम्स में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फिर देखिए अगर हम ह्यूमन राइट कमीशंस की बात करते हैं तो इसकी जो स्टैब्लिश हुई थी वो अंडर प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर के तहत क्या है NHRC की स्थापना की गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मेन काम क्या है, प्रमोशंस करना और प्रोटेक्ट करना जो भी ह्यूमन राइट है, यानी कि उसको सुरक्षित करना, बढ़ावा करना ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार को। इसकी जो अगर स्टैब्लिश देखने को मिलेगा तो कन्फॉर्मिलिटी, अगर हम कन्फॉर्मिलिटी की मतलब की बात करते हैं तो यानी कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था, जो पेरिस प्रिंसिपल है 1991 का, इसके बेसिस पे क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी। फिर देखिए अगर बात करते हैं इसको जो अडॉप्ट किया गया था, फर्स्ट जो इंटरनेशनल वर्कशॉप है ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब क्या है कि जो मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर पहला ही जो अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में इसे क्या है अपनाया गया था। तो इस तरीके से क्या है ह्यूमन राइट कमीशंस आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम इसकी कंपोजिशंस की बात करते हैं, कंपोजिशंस का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो, या तो आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हो या आप इसको संरचना कह सकते हो, किस तरीके से हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनता है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, इसमें आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेगा यानी कि एक अध्यक्ष देखने को मिलेगा और 5 अदर मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगर हम चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरपर्सन जो आपको देखने को मिलेगा वो चीफ जजेस ऑफ इंडिया या आपको जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा, जो कि चेयरपर्सन होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। इसमें जो 5 अदर मेंबर होते हैं यानी कि एक मेंबर आपको जज देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, एक मेंबर आपको देखने को मिलेंगे हाई कोर्ट के जज का, और जो बाकी के जो 3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं कहाँ से, जो अमंग्स जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनके पास नॉलेज होते हैं किसके रिगार्डिंग, ह्यूमन राइट कमीशन के रिगार्डिंग उनके पास या तो नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस यानी कि मैटर के रिलेटेड में, जो ह्यूमन राइट के मैटर के रिलेटेड में उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो उस बैकग्राउंड से क्या है 3 मेंबर चुने जाते हैं। तो इसमें आपको टोटल कितने 5 सदस्य देखने को मिल जाएगा, एक चेयरपर्सन और 5 अदर मेंबर्स। उसके बाद एक चीज और ये देखिएगा कि जो 7 चेयरपर्सन है या जो चीफ कमिश्नर है वो डिमिड मेंबर्स भी देखने को मिलेगा। कहाँ से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर पर्सनल एंड डिसएबिलिटीज। तो यहाँ से आपको क्या है 7 सदस्य जो है वो देखने को, यानी कि जो डीम्ड सदस्य है वो 7 अध्यक्ष या मुख्य अध्यक्ष से आयुक्त आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम उनकी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो चेयरपर्सन होते हैं एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और जो मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो किसके एडवाइस पे की जाती है, जो रिकमेंडेशंस किए जाते हैं कमेटीज के, तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके रिकमेंडेशंस के बेस पे किया जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर्स के द्वारा, यानी कि जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा को हम और क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। अगर हाउस ऑफ द पीपल है तो अब्सेंस ऑफ, यानी कि अगर स्पीकर अब्सेंस है तो डिप्टी स्पीकर्स के बेसिस पे भी क्या है, उनके एडवाइस पे। फिर होम मिनिस्टर यानी कि होम अफेयर्स, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा, और डिप्टी चेयरमैन यानी कि राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन के द्वारा क्या है, रिकमेंडेड किया जाता है। और रिकमेंडेशंस के बेस पे क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, एनएचआरसी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वो अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि उनकी नियुक्ति करता है। अगर हम इनके टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स का मतलब होता है जो उनका कार्यकाल है। तो कार्यकाल आपको कितना देखने को मिलेगा, 3 साल, या उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 70 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखिए इन तीनों में से जो पहले हो जाए, या तो उनका टर्म 3 साल पूरा हो जाए या उनकी एज 70 ईयर पूरी हो जाए, तो ये इनका क्या है, टर्म कार्यकाल देखने को मिलेगा। या तो वो 3 साल तक सर्विस दे सकते हैं या अपनी 70 एज तक वो क्या कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। सपोज कीजिए यानी कि कोई एक एक्स पर्सन है, उनकी जो नियुक्ति है वो 67 ईयर तक होती, 67 की एज में होती है, तो 3 साल तक अपनी क्या कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए किसी की एज 68 की एज में अपॉइंटमेंट की जाती है, तो वो 70 एज पार, जैसे उनकी 70 साल पूरा होगा तो वहां से क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अगर आप इनके टर्म की बात करते हो तो आप 2 चीज याद रखिएगा, या तो वो अपनी 3 साल तक सर्विस देते हैं या 70 एज तक वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, किसमें, एनएचआरसी के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया। पहला टॉपिक ये डिस्कस किया कि एनएचआरसी क्या है, दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया कि उसका कंपोजिशंस क्या है, यानी कि आपको उसका स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा। लेक्चर 2 में हम उसके फंक्शन और पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 में हम जो उनके वेरियस इंटेंटिव्स और अंडरटेक्स है, इसको हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे। और जो फेसेस की जाते चैलेंज, इसको भी हम लेक्चर 3 में ही डिस्कस करेंगे। टूवर्ड इफेक्टिव फंक्शन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर 1, और इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 पे। तो इस तरीके से शॉर्ट वीडियो में सीरीज बाय सीरीज आपको क्या है, लेक्चर में वीडियो देखने को मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।